तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और विषय हम लोग का है एडवेंट और यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उस दृष्टि से ये जो पहला टॉपिक हमारा है कि हम लोग ये देखेंगे कि क्या व्यापार के लिए जो ये कंपनियां आई, तो क्या भारत का व्यापार विश्व स्तर पे इन्हीं से शुरू हुआ या ये व्यापार भारत का वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वाइड पहले से चल रहा था। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो भारत का विश्व के साथ जो व्यापार था, यह व्यापार प्राचीन काल से ही चला रहा था। ऐसा नहीं है कि मध्यकाल से, बल्कि एंशिएंट पीरियड से। बात समझ में आई? लेकिन यह व्यापार का जो रूप था, जो प्रकृति थी, वो इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत के व्यापारी खुद दूसरे देशों में जाकर के अपना माल नहीं बेचते थे, बल्कि भारत का माल किसी दूसरे व्यापारी के द्वारा विदेशों में पहुंचाया जाता था। तो भारत का माल दूसरे देश के व्यापारियों के द्वारा विदेशों में जो पहुंचाने की प्रक्रिया थी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्यापार का जो रूप प्राचीन काल में था वो डायरेक्ट नहीं था, बल्कि इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था। तो जाहिर सी बात है कि भारत के कोई किसी न किसी की भूमिका होगी, तो कोई मध्यस्थ होगा, मीडिएटर होगा भारत और वर्ल्ड के बीच में। तो ये मीडिएटर जो था वो अरब व्यापारी थे। कौन? अरब व्यापारी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अरब नाम लेते ही आप ये नहीं समझिए कि ये सब मुसलमान थे, बल्कि इस समय इस्लाम का उदय ही नहीं हुआ था। मॉडर्न थॉट के मुताबिक हम प्राचीन काल के की बात कर रहे हैं, और जो इस्लाम धर्म वर्तमान समय में प्रचलित है उसका उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। और हम जो बात को कह रहे हैं वो 7वीं शताब्दी ईस्वी से बहुत पहले ईसा पूर्व की बात बोल रहे हैं। तो उस समय जब इस्लाम का उदय ही नहीं हुआ तो अरब वाले मुसलमान कहां से हुए? और अरबों का ये व्यापार पर प्रभुत्व के पीछे आधार था। आधार क्या था कि आज के दौर के में दिशा जानने के उपकरण, अक्षांश जानने के उपकरण उस समय नहीं था, या भौगोलिक जानकारी लोगों के पास बहुत ही कम थी। अरब में रेगिस्तान का बाहुल था। उन लोगों के पास दो खूबियां बहुत ज्यादा पाई जाती थी। एक, उनको अपना इतिहास बहुत याद रहता था। कितना लंबा पुष्ट उनके वंशावली को पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। और दूसरा कि व्यापार करने के लिए रास्तों की जानकारी उन्हें बहुत थी। तो विश्व के कोई भी व्यापारी वर्ग था, अगर उसको व्यापार करना होता था तो वो पहले अरबों से संपर्क करता था। एक अरबी को रख लेता था कि हमें रास्ता दिखाओ, और उसके लिए बाजाबते तौर पे उसे मेहनताना या रिम्यूनरेशंस दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी। तो एक समय आया कि अरबों ने कहा कि हम रास्ता क्यों दिखाएं, हम खुद व्यापार करने लगे। तो इसलिए अरबों ने व्यापार करना शुरू किया। भारत में उनकी बहुत बड़ी आबादी केरला और श्रीलंका में रहती थी। जिस समय इस्लाम धर्म का उदय नहीं भी हुआ था, उसी समय से उसके पहले से ही अरबी व्यापारी यहां रहते थे। तो अरब व्यापारी क्या करते थे कि अरब व्यापारी भारतीय माल को, जो भारतीय सामान था, प्राचीन काल में बहुत तरह के सामान थे। समय के साथ सामानों की प्रकृति चेंज होती रही, इसलिए सामान का नाम यहां नहीं लिख रहे हैं। जो आधुनिक काल में जो सामान बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो बाद में चलकर के उसका वर्णन करेंगे।
तो भारतीय सामान को कहां कहां पहुंचाते थे? तो भारतीय सामान को वो 3 जगहों पे पहुंचाते थे। कितने जगहों पे? 3 जगहों पे। एक को बोलते थे कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस दुनिया, और दूसरा जो था अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी उसको बोलते हैं। और तीसरा था बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया सागर। भारतीय मालों को अरब के व्यापारी खरीद करके यहां पहुंचाते थे। ये कुस्तुनतुनिया तुर्की की राजधानी है। तुर्की एक एशियाई देश है, लेकिन उसकी राजधानी यूरोप में पड़ती है। अभी मैप खोलेंगे तो दिखला देंगे आपको। अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र में है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बैक्ट्रिया सागर यूरोप में है। बात समझ में आई? सबको मैप देख करके पहले समझा देते हैं, फिर मैप दिखाएंगे तो आपको पूरी बातें क्लियरिटी हो जाएगी। यहां पर क्या करते थे अरब व्यापारी? ये भारतीय सामानों को पहुंचा देते थे। और यहां व्यापारियों का दूसरा वर्ग रहता था। वो इन भारतीय सामानों को वेनिस और जेनेवा, ठीक है, वेनिस और जेनेवा। वेनिस कहां है? तो वेनिस इटली में है, बल्कि इटली की उस समय राजधानी हुआ करती थी। अभी तो इटली की राजधानी पेरिस है, रोम है। पेरिस ना है ही इटली की राजधानी। पेरिस है ना जी। है? ओ सॉरी, इटली हम ही कंफ्यूज कर रहे हैं। जाना है क्या? इटली की राजधानी रोम, और वेनिस इटली का शहर है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। तो दूसरे व्यापारी यहां से कुस्तुनतुनिया से, अलेक्जेंड्रिया या बैक्ट्रिया से माल वेनिस और जेनेवा पहुंचा देते थे। यहां से ये जो माल था वो इटली और स्विट्जरलैंड के व्यापारी यूरोपीय देशों में पहुंचाते थे। जो यूरोप के अन्य देश थे या यूरोपीय भागों में पहुंचाते थे। बात समझ में आई? पहुंचाते थे। तो ये प्राचीन काल से लेकर के 1453 तक व्यापार का ये रूप था। अगर डेट पूछिएगा तो जब से वैश्विक व्यापार शुरू हुआ तो भारतीय व्यापार का आप कह लीजिए कि आरंभ से, जब भी सभ्यता बनी तो आरंभ से लेकर के 1453 ईस्वी तक इस ढंग से भारतीय सामान यूरोप के देशों में पहुंचता था। इसमें पूरी क्लियरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? अब देखिए अगला चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो ये कि इसके लिए मार्ग कौन सा था, आखिर किस रास्ते से व्यापार होता था। तो जो व्यापारिक मार्ग थे इस पीरियड में, जो ट्रेड रूट
थे भारत से यूरोप का, वो 3 था। कितना था? 3। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो मार्ग था वो फारस की खाड़ी से था। फारस की खाड़ी से माल जाता था और पहुंचता कहां था ये? तो कुस्तुनतुनिया पहुंचता था। ठीक है। दूसरा जो मार्ग जाता था वो लाल सागर से जाता था, और जो लाल सागर से माल जाता था वो कहां पहुंचता था? तो अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र में पहुंचता था। ठीक है। और तीसरा जो मार्ग था वो अफगानिस्तान और रूस होते हुए बैक्ट्रिया सागर तक जाता था। ये 3 मार्ग थे। एक बार देख लीजिए बोर्ड पे। पहला, फारस की खाड़ी से व्यापार होता था। लास्ट पॉइंट कहां था? तो कुस्तुनतुनिया। दूसरा मार्ग लाल सागर से होता था। लास्ट उसका डेस्टिनेशन कहां था? अलेक्जेंड्रिया। तीसरा अफगानिस्तान और रूस होते हुए मार्ग था, उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या था? तो बैक्ट्रिया सी। इसमें से अगर ये दोनों को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से जल मार्ग था। हाँ साहब, तो देख नहीं रहे, दोनों में लगाए हैं, इसमें कंफ्यूजन कहां आप हो रहे हैं? और ये जो मार्ग था ये स्थल मार्ग था। ठीक है। अब देखिए, तीनों मार्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त कौन होता था? एक सवाल ये होता है, इन तीनों मार्गों में सर्वाधिक कौन सा मार्ग प्रयुक्त होता था? ये अगला प्रश्न है। तो इसमें सर्वाधिक जो प्रयुक्त होता था वो फारस की खाड़ी वाला, यानी इसी से ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है। जो स्थल मार्ग था, अफगानिस्तान में बहुत सारे दर्रे हैं, किरथर और सुलेमान पर्वत से अफगानिस्तान घिरा हुआ है, और इतना ऊंचा पर्वत है चूंकि जो आप देखते हैं पामीर का गांठ, वो इसी के ऊपर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया में फैला हुआ है। और ये साहब आपको हिमालय पर्वत से भी ऊंचा है तो पठार, और उसी से इधर पामीर के घाट से एक हिमालय पर्वत निकल गया, और दूसरा सुलेमान पर्वत निकला जो अफगानिस्तान में गया, और तीसरा चीन में एक पर्वत है वो गया। वहां से 3 पर्वतें जो उभार हुआ है उससे बना है। तो सुलेमान पर्वत को कुछ दर्रों से आप पार कर सकते हैं, जैसे खैबर, बोलन, टोची। तो इसमें से सिर्फ खैबर ही ऐसा दर्रा है जो स्थलीय है। बोलन और टोची जो दर्रा है वास्तव में उसमें से नदी बहती है। तो अगर बोलन और टोची से आपको क्रॉस करना है तो इसका तो नाव से क्रॉस करना होगा। तो अधिकांश विदेशी जातियां या आक्रमणकारी भारत में जो आए हैं पश्चिम की तरफ से, वो खैबर दर्रे से ही आए हैं। और आज भी खैबर दर्रा ही जो है वो ज्यादा प्रचलित है आने जाने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, या अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने के लिए। अब बात समझ में आई? तो भारत के व्यापारी खैबर दर्रे को क्रॉस करते थे
उसके बाद वो ऊपर की ओर बढ़ते थे तो कुछ उनका चीन के भाग में प्रवेश करना होता था, उसके बाद वो रूस के भाग में प्रवेश करते थे और रूस के बगल में ही रूस का बॉर्डर ही बाल्टिक सागर तक मिलता है, तो बाल्टिक सागर के पास जाके सामान को बेच दिया करते थे और फिर दूसरा व्यापारी उसको लेकर के वेनिस और जेनेवा पहुंचा देता था और फिर जेनेवा का व्यापारी उसको यूरोप के दूसरे देश में पहुंचाते थे। इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित जेनेवा और वेनिस के यात्री होते थे। यहाँ के यात्रियों को, अरब यात्रियों व्यापारियों को या बीच वाले व्यापारियों को फायदा होता था, लेकिन उतना नहीं जितना वेनिस और जेनेवा के व्यापारी करते थे, इसलिए कि वो उपभोक्ताओं से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और उपभोक्ता से मुंह मांगा मूल्य जो है वो वसूल कर लिया करते। बात समझ में आई इतनी? तो ये लाल सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर में क्या था कि यहां धुंध छाया रहता था। हाँ, अच्छा कोहरा ही लिख देते हैं। यहां क्या होता था? कोहरा। कोहरा को फॉग बोलेंगे, ठीक है। फॉग के कारण व्यापार बाधित था। होता था कोई सिरफिरा व्यापारी होता था ना, तो चल उधर से ना इधर से चलाइयो, लेकिन ये आम रूट नहीं था। और स्थल मार्ग का जो ये था ये बहुत कम प्रयुक्त होता था। कम प्रयुक्त होने का जो कारण था कि इस मार्ग पर लुटेरों का भय था, यानी सिक्योरिटी नहीं थी। डर था कि हमारा माल जो है वो लूट जाएगा, तो इसीलिए व्यापारी स्थल मार्ग का प्रयोग नहीं करते थे। फिर खर्च भी ज्यादा था। जैसे जल में है कि नाव या जहाजे से न जाना होगा भाई, लेकिन इसमें तो है कि ऊंट, खच्चर, हाथी जो आपका मतलब यातायात के साधन है उसी को इस्तेमाल कीजिएगा और अपने खाने के साथ साथ जितना आप जानवर रखिएगा उतना उसको खिलाना पड़ेगा, इसलिए खर्चीला ज्यादा था। व्यापारी के कारवां को दिखलाने वाला रास्ता को सार्थवाह रखिए आप, जो रास्ता दिखाए वो कुछ फौज लेके चलेगा, तो ये सब का भी खर्च उठाइए आप। तो स्थल मार्ग लुटेरों के वजह से ही नहीं बल्कि दूसरे हिसाब से खर्चीला भी था। इसी कारण से सर्वाधिक जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी से। हम समझते हैं कि बैकग्राउंड को आप अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम मैपिंग के माध्यम से आपको चीजें समझाना चाहते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो आपके पास। यहां से नजर नहीं आ रहा है? चलिए ऐसे कर देते हैं, हैं? अब तो दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ये हमारा देश, प्यारा सा देश है इंडिया। इसी की बात हम कर रहे हैं कि इससे जो व्यापारिक संपर्क था वो कैसे कैसे था। इस मैप के जरिए हम सिर्फ 3 मार्ग आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें भी एक बात याद रखिए कि जो भारत से व्यापार होता था, तो भारत के किस भाग से होता था व्यापार
वैश्विक स्तर पे? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगर आपको तो आपको अगर ये सवाल दिया जाए कि भारत के किस भाग से प्राचीन काल से विदेशी व्यापार होता था, या विदेशी व्यापारी बाहरी व्यापारी भारत के किस भाग में मालों को खरीदते उड़ते थे, तो निम्नलिखित में ऑप्शन से आप बताइए। एक उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा पूरब भारत, चौथा पश्चिम भारत। बस सिंपल सा। दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में जो मालाबार तट था, मालाबार तट इसको बोलते हैं, ये जो है इसको मालाबार तट बोलते हैं। और इसके ऊपर वाला का जो सूरत से लेकर के पुणे तक का भाग है, इसको कोंकण बोलते हैं। ठीक है। तो अधिकांश जो व्यापारी विदेश के थे वो मालाबार तट पर थे। अब आप सवाल कीजिएगा कि व्यापारी वहां काहे रहते थे? अगर उनको इसी तरफ में व्यापार करना था तो कोंकण में रहते, गुजरात में रहते, गुजरात से भी व्यापार होता था, लेकिन अधिकांश व्यापार मालाबार से होता था। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत शुरू से ही जो युद्ध का, राजनीतिक युद्ध का अखाड़ा रहा है, वो उत्तरी क्षेत्र रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में बहुत कम युद्ध हुए हैं और दक्षिणी क्षेत्र ज्यादा शांत रहा है। तो व्यापारी वहीं ज्यादा अपना आर्थिक गतिविधियों को चलाएंगे जहां शांति हो, जहां इत्मीनान हो। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से दक्षिण से ज्यादा विदेशी व्यापार हुआ। और इसका अर्थ ये मत लगाइए आप कि उत्तर भारत में कोई माल बनता ही नहीं था। उत्तर भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब था। बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि वो प्रोडक्ट सिर्फ वही मिलता था, जैसे ढाका का मलमल, ये कहीं और नहीं था। बनारस का रेशम, ये कहीं और नहीं बनता था। तो उत्तर भारतीय माल को दक्षिण पहुंचाया जाता था, और इसके लिए जो है वो प्राचीन काल से ही व्यापारी के रास्ते थे, रोड बने हुए थे, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। और एक कॉज और दक्षिण के लिए इंपॉर्टेंट था कि कुछ माल, विशेषकर मसाले, दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते थे, और दक्षिणी पूर्व एशिया से व्यापारी मालाबार तट पर लाके दे देते थे। वो ऊपर में क्यों आएंगे? तो ये सभी सम्मिलित प्रभाव के कारण मालाबार तट अरबी या विदेशी व्यापारियों के गतिविधि का मुख्य केंद्र था, और भारत का प्राचीन काल से जो भी व्यापार होता था वो इसी मालाबार तट से ज्यादातर होता था। हम अधिकांशता बोल रहे हैं, पूर्णता नहीं। सूरत भी इंपॉर्टेंट रहा है, सूरत से भी व्यापार हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन सूरत मध्यकाल में ज्यादा पॉपुलर हुआ। अधिकांश जो व्यापार हुए वो मध्यकाल में हुए, प्राचीन काल में जो हुए वो मालाबार तट पर। ये एक कंफ्यूज टॉपिक था, वो मैंने आपको क्लियर किया। बात समझ में आ गई? अब 3 मार्गों को हमें दिखाना है। तो पहला हमने क्या कहा? फारस की खाड़ी। ये जो इलाका देख रहे हैं, यही फारस की खाड़ी है। ठीक है। ये पर्सियन गल्फ है, यह गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ पर्सिया, इसी को हिंदी में बोलते हैं फारस की खाड़ी। और जो आपको बोल रहे थे कुस्तुनतुनिया, वो ये वाला भाग है। ठीक है, याद पड़ रहा, लिखे है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। तो हम आपको बताए थे कि तुर्की एशिया का भाग है। तो ये आपका तुर्की दिखाई पड़ रहा है, ये एशिया का भाग है, और इसी का पार्ट है जो कुस्तुनतुनिया, जो इसकी राजधानी है पहले भी आज भी। और बीच में जो है ब्लैक सी बह रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यहां तक, यानी
होर्मुज इस जगह का नाम है, होर्मुज जल संधि बोलते हैं इसको। तो यहां के बाद क्या हुआ, जो माल पहुंचेगा यहां से यहां तक स्थल मार्ग से, सॉरी जल मार्ग से, और फिर आप देखिए यहां पर कोई जल मार्ग तो है नहीं, तो यहां से कैसे पहुंचेगा, स्थल मार्ग से इराक, सीरिया, तुर्की होते हुए कहां पहुंच रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुंतनिया। तो यही मार्ग सर्वाधिक प्रयुक्त हो रहा था। दिमाग में गया, सब देश देख लिए। दूसरा जो जलीय मार्ग था वो ये लाल सागर का, तो यहां से ऐसे आप देखिए, ये रेड से लिखा हुआ है, यहां से ये इजिप्ट देख रहे हैं जिसको मिस्र बोलते हैं, तो यही अलेक्जेंड्रिया था, तो यहां पहुंच जाता था। ठीक है। और तीसरा जो मार्ग था वो हमने आपको बोला स्थलीय मार्ग, तो यही ना अफगानिस्तान है। तो यहां से मान लिया जाए ये अगर जाएगा तो अंदरूनी भाग से जाएगा, ऐसे जल से क्यों जाएगा। देखिए अफगानिस्तान पहुंचा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये पहुंचते हुए ये देखिए, ये तो ब्लैक सी हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, तो यहीं पर ये वाला जो कैस्पियन सी किधर गया, यहां पहुंच गया, यानी यूरोप के सीमा तक पहुंच गया। तो ये तीन मार्ग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लैंड रूट है, ये दो सी रूट है। अब यहां तक पहुंचने के बाद इसको जाना कहां है, तो देखिए ये जो इलाका आप देख रहे हैं यही इटली का है, तो वेनिस यही है। ठीक है। उसके बाद ऊपर में जो देख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड है, तो ये जेनेवा हो गया, वहां वेनिस और जेनेवा। तो यही उस समय यूरोप के विकसित थे व्यापारी, तो यहां से अरब के व्यापारी का यहां सीमा समाप्त हो जाता था, जहां जहां पॉइंट आपको बता रहे हैं, वहां से फिर स्थानीय व्यापारी पहुंचाते थे वेनिस और इटली। और इटली के जो व्यापारी थे जो काफी मालदार थे, उनको घर में बैठे बैठाए भारतीय माल मिल जाता था, वो कोई मूवमेंट नहीं करते थे। देखिए चालाकी, फिजिकली उनका कोई योगदान नहीं था क्योंकि पैसे वाले थे, और फिर वो ज्यादा लाभ कमाते थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है संपूर्ण यूरोप में ये माल जो है पहुंचा दिया जाता था और धनी संपन्न हो जाते थे इधर भी। तो ये पूरा, अब आप बोलिए कि और सब नहीं था, ये जितना अफ्रीका देख रहे हैं ना, उसका सिर्फ यही देश ज्ञात था, बाकी लोग जानते ही नहीं थे, सब मॉडर्न दौर में खोज हुई है। आप और छोटा कर दीजिए इसको, पेन हटा दे, क्या करें इसको। देखिए जिस दौर की हम बात बोल रहे हैं उस समय ये नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, समझ गए। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। जो ज्ञात विश्व था वो कौन था, वो जरा देख लीजिए। ज्ञात विश्व की अगर बात करेंगे तो इसी को विश्व समझा जाता था। अफ्रीका का भी भाग अधिकांश था, यानी 90% भाग लोग नहीं जानते थे एक दूसरे को। तो जो व्यापार था, हम ऐसा इसलिए आपको मैपिंग किया, बताए कि आप देखिए गौर से, तो क्या आप देखते हैं कि भारत का व्यापार वैश्विक स्तर पर सभी जगह पहुंच रहा था। अब बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन यहां पर, बढ़े आगे। ये अब डिस्प्यूटेड हो गया, इस सब टॉपिक पर मत जाइए, ये पढ़ा थोड़ी रहे आपको।
जो टॉपिक है उसको पढ़िए। ठीक है साहब, तो ये आपका पहला टॉपिक हमने क्लियर किया। अब दूसरे पर हाथ बढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलिए कितना परसेंट आपको समझ में आएगा? अगर बोले कि बोलना शुरू कीजिए तब बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। आप बोले कि आप ही मेरी जगह होकर पढ़ाइए तो वेरी गुड। आपका क्या हाल है? क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का? क्या हाल पूछते हो? बड़ा प्यारा शेर है ये भी। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। आपको नहीं समझ में आया क्या? क्या जरा तशरीह कीजिए तो। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। अंधा लोग चश्मा लगाता है, मैंने पावर वाला, आंख छुपाने के लिए तो काला वाला लगाता ही है, लेकिन चश्मा का जो फिलॉसफी है कि देखने के लिए लोग लगाते हैं, तो बेचारे को दिखाई देता चश्मा लगाए या ना लगाए, बात बराबर है। तो वही बात है, इसको मिटाए सर। तो अब जैसा कि आपको शुरू में हमने कहा था कि अब व्यापार का परिवेश, यानी इसको अगर दूसरे आपको क्या लिखवाए हैं, दूसरा हेडिंग व्यापार का, तो इसमें एक शब्द लगा देते हैं, यूरोपीय व्यापार का परिवेश या कारण। आखिर वो लोग क्यों आए? तो एक छोटा सा हेडिंग बना देते हैं, यूरोपीय व्यापार का परिवेश। यहां पर परिवेश कहने का मेरा अर्थ है कारण, काउज, कि आखिर क्यों यूरोपियों ने भारत के साथ व्यापार प्रत्यक्ष रूप से शुरू किया। अभी तक का जो बात बताया है उससे क्या साबित हुआ? व्यापार था, अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। तो आधुनिक काल में डायरेक्ट क्यों हो गया? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो वो बेवफाई क्या थी लोगों की? जरा हाँ ठीक है, तो यूरोप भी गरीब नहीं था। है? बहुत तंग आ गए ना। तो अच्छी बात है ना, प्रेरित होते हैं। तब रूखा सूखा पढ़ने से क्या फायदा है? हम आपको आपका 2 घंटा समय ऐसे पार कर देते हैं कि पता नहीं चलता, और फिर ये भी दिल में भावना होती है कि कल जल्दी होगी यहाँ आए। ठीक है, तो ये पढ़ाई के लिए अच्छा निशानी है। आमतौर पे आप लोग बच्चे होंगे तो याद होगा कि मम्मी पापा आप लोग को स्कूल पहुंचाते होंगे, खूब रोते होंगे, मैं नहीं जाएंगे बकरी के तरह, है ना? जबे ना करबो चाहे जो कर ले, पैंट खुल के नीचे चला गया, फिर भी जो है पूरा नेटा सर पर गिर गया। तो आपको उस स्थिति से हम यहां तक ले आए कि आपको अब शौक होता है कि आप क्लास के लिए आए। तो अगर ऐसा भावना आपके पास पाया जा रहा है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, ये गुड साइन है। वरना आज के लोग पढ़ते कहाँ हैं? स्कूल कॉलेजेस में जो, यूनिवर्सिटियां में जो सिस्टम डेवलप हो गया है, जो नेट का एक नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है कि आपके हाथों से किताबें छूट गई हैं साहब। व्हाट्सएप पे और में जो एसएमएस लिखते हैं आप इंग्लिश में, तो उससे आपकी राइटिंग खत्म हो गई है। ना आप इंग्लिश ठीक से लिख पा रहे हैं, ना हिंदी ठीक से लिख पा रहे हैं। ये इंग्लिश के चक्कर में, इंग्लिश के चक्कर में आपका इंग्लिश भी गया और हिंदी भी गया। तो कम से कम इतना तो है कि हम आपका हिंदी मजबूत कर रहे हैं, और आप
आप इंग्लिश में लिख के दिखलाते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो रही है। तो कितनी बड़ी रणनीति के तहत हम लोग चल रहे हैं, जिससे आपका एक बहुत अद्भुत विकास हो रहा है, जिसका एहसास शायद आपको अभी नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में जरूर आपको एहसास होगा कि हमने जो क्लास किया था वो बहुत मजेदार था, बहुत लगाव वाला था और बहुत इंटरेस्टिंग था। तो टॉपिक हम लोग का है कि आखिर यूरोप के व्यापारी भारत से व्यापार करने के लिए इच्छुक जो हुए, उसका परिवेश या उसका कारण क्या था। तो शुरुआत जिस चीज से हुई है ना, वो मात्र एक चीज था, और ये भी बड़ा विचित्र है। प्राचीन काल से बहुत सारे व्यापार बहुत सारा भारतीय माल यूरोप में जाता था, लेकिन यूरोप के लोग इंटरेस्टेड जो हुए खुद व्यापार करने के लिए, वो सिर्फ एक वजह, एक चीज के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी का किया, और का भी किया, लेकिन जो हुज्जत बना व्यापार का, जो कॉज बना व्यापार का कि हम खुद करेंगे, वो एक चीज बना था, और उसका नाम था काली मिर्च, या जिसको आप गोलकी बोलते हैं, या इसको गोलकी बोलते हैं, यानी ब्लैक पाइपर। ब्लैक, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक बैग इनको पता चला कि वहां मिल रहा है और हमको जाके ले लेना, नहीं। ब्लैक पाइपर का सेवन वो प्राचीन काल से कर रहे थे यूरोप के लोग, और काली मिर्च जो है वो दो कारणों से उपयोगी था। यूरोपियों को जो ये काली मिर्च था, दो कारणों से उपयोगी था। कितने कारणों से? दो कारणों से उपयोगी था। ठीक है साहब। उसमें से पहला कारण क्या था? तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए, मांस को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने हेतु। और दूसरा था स्वाद के लिए, स्वाद। तो बस और कोई कारण नहीं था। हेल्थ पर्पस के लिए सारा मसाला ही ठीक है। जितना, अगर आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं मसालों के, ठीक है, तो आप अपना बॉडी 99% ठीक रखिएगा और इलाज कर लीजिएगा। जैसे, हाँ भाई, जैसे अभी खूब गर्मी पड़ रहा है, खूब चिल्ला चिल्ली आप लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कीजिए, जीरा और सौंफ को पीस लीजिए और पीस के पानी उसमें डाल दीजिए, मैंने पानी डाल के पीस लीजिए। और जैसे बहुत सा शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक अपने घर में रखे हो ना, कोको कोला और क्या 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 क्या, उसके जगह पर इसी को आप रख लीजिए और इसको इसमें उसको क्या बोलते हैं, शीरा डाल करके इसको पाक दीजिए। किसको? ये सब चीज को। अब बोतल में भर कर रख लीजिए। आप जब भी घर में जाइए तो एक ढक्कन या 2 चम्मच मिला के गिलास में डालिए और उसके बाद जो है बर्फ अपना फ्रिज में से निकाल के डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। जो एसी में बदन ठंडा नहीं रहता है, वो आपको इससे ठंडा रहेगा। अमझोरा भी पीजिएगा तो उसकी दूसरी तासीर है। अमझोरा आपको बाहरी गर्म हवाओं से जो लू अंदर शरीर में प्रवेश करता है, उससे वो लड़ता है। माने लू नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन दिमाग, पैर, हाथ सब ठंडा रहे, कूल कूल महसूस हो, तो ये वो फीलिंग नहीं देगा। कूल कूल के लिए आपको ये नेचुरल फीलिंग अगर लेना है तो आपको ये सेवन करना पड़ेगा। तो
दो कारणों से हमने बताया कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं, वो टेम्परेट जोन में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है पूरा यूरोप। और कुछ तो उसका इलाका ऐसा है कि 6 महीने तक वहां बर्फ ही जमा रहता है, खेती नहीं होती है। और ऐसे क्लाइमेट में जो जानवर है वो मर जाते हैं, जानवर बचते नहीं है, या मरते नहीं है तो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे ऐसे एरिया में जहां उनके लिए उपयुक्त स्थल हो। और आज बहुत साइंस टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है, तो आज खेती जो है वो कहीं पर भी कर सकते हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो उससे आप कहीं पर भी कोई भी फसल उगा सकते हैं, पता है कि नहीं है? पहले सब्जियां सीजनल मिलती थी, अब हर सब्जी हर सीजन में मिलती है। क्यों? यही सब वजह से एक टेक्नोलॉजी आ गई। देखते नहीं है, जाइएगा ट्रेन से जगह जगह वो जो है तिरपाल ढाक करके पूरा खेतों को रखे हुए, तो क्या है, वो सब खेती हो रहा है, किसी न किसी चीज का कोई ना किसी पैदा हो रहा है। तो अब बातें दूसरी हो गई। पहले पूरा जो एग्रीकल्चर था वो नेचर पर डिपेंड था। नेचर अगर सपोर्ट करेगा आपको तभी आप खेती कर पाइएगा, नेचर अगर सपोर्ट नहीं करेगा तब खेती नहीं कर पाइएगा। तो जो यूरोप का क्लाइमेट था, उस क्लाइमेट में जमीन से इतना उत्पादन नहीं हो पाता था कि वहां की पूरी जनसंख्या के खाद्य की समस्या का समाधान हो। तो इसलिए उनके लिए खाने का दूसरा सोर्स होना जरूरी था, तो वो पशुओं के मांस थे। एक तो कॉज ये था, दूसरा कॉज ये कि ठंडा देश होने के कारण पशुओं के मांस से उनको गर्मी ज्यादा मिलती थी, तो इसलिए परिस्थितिवश वहां के लोग मांसाहारी हैं। जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट उनको मांसाहार के अलावा और किसी तरफ नहीं ले जाता है। और ऐसी परिस्थिति में कुछ एरिया ऐसा था कि जहां साहब 6 महीना कुछ फसल ही नहीं होगा, तो क्या खाएंगे? तो फिर मांस पर डिपेंड रहना होता था। और मांस की स्थिति क्या थी साहब कि या तो जानवर मर गया या भाग गया, तो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस सीजन शुरू होने से पहले ही वो लोग जानवर को मार देते थे खुद, और उसके गोश्त को स्टोर कर लेते थे। तो ऐसे स्टोर करने से गोश्त सड़ जाता था, खाने योग्य नहीं रहता था, तो उनके लिए दिक्कत था। लेकिन ब्लैक पेपर मिक्स करके, काली मिर्च को मिला करके अगर मांस को वो लोग प्रिजर्व रखते थे तो वो सड़ता नहीं था, वो अपने मूल रूप में रहता था। तो ये तो उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ चीज हो गया कि अगर रहेगा तभी वो जीवित रहेंगे। और दूसरा कि प्रिजर्व रखने पर भी और ताजा मांस भी, दोनों स्थितियों में जो ब्लैक पेपर इस्तेमाल होता है वो खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। तो ये दो कारणों से यूरोप के लोगों के लिए ब्लैक पेपर एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। एक डॉक्टर हस्बैंड वाइफ थे, उसमें हस्बैंड तो मर गए, वाइफ है अभी तक। तो उनके खाने का जो मेनू देखा तो ये चीजें याद आ गई हमको कि सब्जी पूरा बॉयल, चावल वो लोग नहीं खाते थे, रोटी 2 पीस, बॉयल सब्जी, और उनके डाइनिंग टेबल पे 2 ठो इतना बड़ा बोतल, वो एक में नमक रहता था, एक में यही गोलकी रहता था, ब्लैक पेपर। वो ऐसे छिड़क देते थे और वही खाए। और उसके बाद जो फल होता था, वो फल रखा होता था, वो खाते थे और दूध पीते थे। तो ये उनका तरीका था। उनके यहाँ एक आदमी को हमने ड्राइवर में रखाया, सुबह से शाम तक रहा था, 1 महीने बाद छोड़ दिया। बोलो वो खाना कौन खाएगा, हम तो मर जाएंगे ऐसे ही। लेकिन वो लोग जो है साहब इसी में माने अपने बुढ़ापे में भी जवान बने रहे। वो लोग लगता ही नहीं था कितना एज है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि खाने का असल रूप जो है ना वो यही है। हम लोग जो पूरा भूंज करके खत्म कर देते हैं खाने को,
तो उससे उसका जो पौष्टिकता है वो नष्ट होती है। अपने टेस्ट के लिए पौष्टिकता को हम लोग नष्ट करते हैं। तो खाना को टेस्टी बनाने के लिए आज भी जो है वो ब्लैक पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हुआ। अब देखिए यूरोप अब ये जो काली मिर्च थी, ये जो गोलकी थी, इस पर आफत आ गया कि इसका व्यापार कहां से होता था। तो इसका व्यापार का जो सेंटर था वो कुस्तुनतुनिया था। अभी आपने देख लिया कि भारत का जो भी व्यापार होता था उसका मेन सेंटर कुस्तुनतुनिया था। और इस कुस्तुनतुनिया पर 1453 यानी 1453 ईस्वी में इस शहर पे तुर्कों का अधिकार हो गया। किसका? तुर्कों का अधिकार हो गया। अब यह जब तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया शहर पर, तो इसके परिणाम क्या हुए? इसका परिणाम यह हुआ कि जो पूर्व का व्यापार था वो बाधित हो गया। व्यापार बाधित हो गया। ठीक है, कैसे हुआ कि तुर्क एक असभ्य, बर्बर और खूंखार जाति थी। इसको सभ्यता से, शांति से बहुत चिढ़ था। अगर कोई आदमी अच्छा ढंग से दिख रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो इसको अंदर से कुलबुली होती थी। वो समझता था कि ये तो कोई दूसरा ग्रह ग्रह का आदमी है। दुनिया इसका जो ऐसे ये जी रहा है वैसा जिया नहीं जाता है। दुनिया हम लोग की तरह जिया जाता है क्या? तो जिसको चाहो बात बात पे मार के काट के फेंक दो, किसी का सामान लूट लो, आग लगा दो। तो असल जीवन ये है। हम ऐसा जानबूझ करके आपको इसलिए बोल रहे हैं कि तुर्क वास्तव में एक असभ्य जाति थी। और असभ्य क्यों बनी, बर्बर क्यों बनी, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थी। कल ही के क्लास में आपको जो मैप दिखाया उसमें एक मंगोलिया देश दिखाया था। मेरे ख्याल से आपके मस्तिष्क में होगा वो मैप। उसमें एक अक्ताई पहाड़ी था, अ आधा का तामे आकार और ई। उस अक्ताई पहाड़ी के रहने वाले ये लोग थे। उस पहाड़ी की विशेषता ये थी, या अवगुण आप बोलिए, विशेषता नहीं बोला जाएगा, कि उस पर कुछ पैदा नहीं होता था। जैसे हम लोगों के गया शहर में मुरली हिल पहाड़ी है, कोई पेड़ ही नहीं है उस पर। एक चिने बेदाम वाला चिने बेदाम बेचता है कि गरम गरम बेदाम ले लो, गरम गरम बेदाम। पता आप लोग के मोहल्ला में जाता है कि नहीं? हम लोग के यहाँ तो आता है, तो उसको बच्चा लोग छिड़काता है। तो वो बोल, जब पिनक जाएगा वो बादाम वाला, तो बोलेगा 3 बार, बिना पानी का नदी है, बिना पेड़ का पहाड़ है, और बिना माथा का आदमी है। तो गया कि ये 3 विशेषता चिन्हदाम वाला से बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। जवान हुए तो सोचा कि क्या सही बोलता है वो, तो वास्तव में लगा कि सही बोलता है। ये तीनों विशेषताएं हमारे शहर में पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। ये क्या सोच रही पता है? तो आप भी तो यही के हैं, तो आप भी बिना माथा के हैं। ठीक है, चलिए आपका कहना सही है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जब हम ही बोले हैं तो हम कैसे नहीं एक्सेप्ट करें साहब? हैं? कम ऑन टॉपिक्स, बहकाइए नहीं। तो जो अक्ताई पहाड़ी थी वो अनुर्वर थी, अनफर्टाइल थी। कोई चीज वहां नहीं पाया था, यहाँ तक कि पशु भी नहीं पाया जाता था कि उसको मार के खाते हुए। और पता नहीं कैसे कैसे वहां पहुंच गए, इसका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है। तो वो करते क्या थे कि अक्ताई पहाड़ी ना अनुर्वर था, उसके अगल बगल बहुत सारे एरिया होंगे, तो वो फर्टाइल होगा, वहां के लोग खुशहाल होंगे। तो वो लोग
उस एरिया में जाते थे, आक्रमण करते थे और उनके सामान को छीन के लेके चले आते थे। जो भी जरूरत खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, या वो जो भी इस्तेमाल करते थे सब छीन के लेके चले आते थे। और फिर कोई व्यापारिक कारवां, रेशम मार्ग भी उधर से गुजरता था, तो उस पर व्यापारी सामान लेके जा रहे हैं तो उनके पास ढेर सा सामान रहता था, पूरा सामान ही लूट लिया, चल गया 5-6 महीना। तो कहने का मतलब ये कि लूट मार ही उनका व्यवसाय था और वही उनके जीवन का आधार था, वही उनके प्रसन्नता का आधार था। आपकी निगाह में वो काम गलत होगा, लेकिन जिससे जिसका जीवन जुड़ा हुआ हो वो चीज दूसरों के लिए बुरी हो सकती है, उसके लिए अच्छी है। जैसे एक और बात सुनाएंगे, तो हम जब इंटर में थे, पढ़ते थे, तो एक उसको क्या बोलते हैं, निबंध, हाँ ऐसे जो बोलिए, ये शॉर्ट स्टोरी बोलिए, ऐसे मत बोलिए, शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। उसका शीर्षक था अनोखी मुस्कुराहट। वो प्रोफेसर साहब रहे नहीं अब इस दुनिया में, बड़ी प्यार से पढ़ाते थे वो। तो उसमें वो कहानी थी एक गोरकुन की। गोरकुन समझते हैं? नहीं, जो कब्र खोदता है। आदमी जब मर जाता है तो उसको गाड़ने के लिए कब्र खोदता है, यही उसका काम था। वो शॉर्ट में बता रहे थे, एक दिन की बात है कि उसकी नतनी जो है बीमार पड़ गई और पहले से उसके घर में एक दवा था जो एक्चुअली में शरीर के बाहर लगाने के लिए था, और रोगन उसको बोलते थे। वो जहर होता है, खाने से आदमी मर जाता है। और ये जो हकीम साहब से देखा के लाया, वो भी लिक्विड ही था जिसको पिलाना था। रात का डोज देने के लिए वो खांसी वाला सिरप नहीं देकर करके उस गोरकुन ने जहर वाला सिरप अपनी नतनी को पिला दिया और वो मर गई। ठीक है, अपने नतनी का कब्र वो खुद खोद रहा है और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। फिर जब उसको लिटाया तो मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत सी बन गई थी कि मुर्दा आने से ही उसकी आय होती थी। तो जब मुर्दा आता था कब्रिस्तान में तो वो खुश हो जाता था, मुस्कुराता था कि हाँ मेरी आय जो है आ गई। तो मुर्दा को गाड़ना और मुर्दा देखना उसके आय का साधन था, इसलिए उसकी अपनी नतनी का भी जब वो गाड़ने लगा तो वो उसकी आदत रुक नहीं पाई और मुस्कुरा दिया। तो उसी से अनोखी मुस्कुराहट एक शॉर्ट स्टोरी बना। हम ये एग्जाम्पल दे करके गलत दिया, खाली शेर ही सुनिएगा, ये सब नहीं सुनिएगा। तो ये हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लोगों की दृष्टि से वो बर्बर होंगे। कौन? तुर्क लोग। लेकिन उनकी बर्बरता उनके जीविका का साधन था, और जो आदत रहती है खत्म नहीं होती है। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर, यानी कुस्तुनतुनिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो आदत तो लूट मार की थी, और ये मेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। ये ऐसा था जिससे 3 महादेश का व्यापार जुड़ा हुआ था। इन लोगों ने यहां मार काट करना शुरू कर दिया, जो व्यापारी आवे माल छीन करके और भगा दे सबको। तो भाई जब माल बिकेगा ही नहीं और हल्ला हो जाएगा कि वहां माल लुटा जाता है, तो कोई व्यापारी व्यापार करेगा? तो यही हुआ कि 1453 के बाद यह व्यापार बाधित हो गया। अब बाधित हुआ तो सबसे ज्यादा लॉस यूरोप के नागरिकों को हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ब्लैक पेपर चाहिए था, उनके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता था, वो मर जाते। बात समझ में आ रही है? तो अब दूसरा, इसी में आगे बढ़ते हैं कि भारतीय माल को, भारतीय माल का मतलब क्या होगा? वही काली मिर्च, खास तौर से काली मिर्च हम लिख देते हैं, और भी चीजें, विलासिता की बहुत सारी चीजें थी जो यूरोप को जरूरत थी, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए एकदम एसेंशियल था ये। जैसे आपके गार्जियन ने जो
कहा कि जाओ बाजार से ये वाला मिठाई लेते आओ, तो वो आपके लिए एजेंशियल हो गया। जैसे मान लिया जाए कि अनरसा आपको बोला गया, तब थोड़ा सा दिमाग हुआ कि लाई है उसको भी ले लेते हैं, उसको भी एडिशनल हो गया। तो उसी ढंग से और भी चीज होगा, लेकिन मुख्य रूप से ब्लैक पेपर या काली मिर्च था। इसके लिए यूरोपीय देश जो है, यूरोपीय देश एक्टिव हो गए, यानी प्रयत्नशील हो गए। क्या हो गए? प्रयत्नशील हो गए। तो सभी देश प्रयत्नशील नहीं हुए, दो देश शुरू में ज्यादा प्रयत्नशील हुए। उन दो देशों का नाम क्या क्या है बोलिए तो? एक का नाम है पुर्तगाल और दूसरे का नाम है स्पेन। मैप आपके दिमाग में है तो देख लीजिए कि स्पेन और पुर्तगाल कहां पर है, कि दिखला दे तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसलिए कि उसमें समझने में बात आती है। यही है, देखिए ये जो है स्पेन है, ये वाला ग्रीन वाला, और ये पीला वाला हल्का सा जो है वही पुर्तगाल है। ये क्यों हम दिखा रहे हैं आपको कि जो कोस्टल एरिया होता है वो दो तरह का होता है। पढ़ाने दीजिए हमको, बहुत प्यार से पढ़ा। आप लोग दोनों हमारे लिए अजीज हैं, इसलिए दोनों में से किसी को नहीं बिगड़ सकते हैं, ठीक है? और मर्यादा में रहने से मजा आता है थोड़ा ज्यादा, आप समझ ही रहे हैं। जबरदस्ती करने से ठीक होता नहीं है ना? तो बात को समझा कीजिए। हम समझा रहे हैं आपको कि समुद्र तट, कोस्टल एरिया दो तरह का होता है। कितने तरह का? एक खड़ा ढाल वाला होता है और एक छिछला ढाल वाला होता है। मतलब कहने का मतलब है कि समुद्र जहां पर मिल रहा है तो उसकी जो भूमि है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई, और दूसरी है कि खड़ी नहीं होकर के इस ढंग से स्लोप है। अगर अपने देश का बात करें तो जो हमारा पश्चिमी तट है वो खड़ा ढाल है और जो पूर्वी तट है वो छिछला है, ठीक है? तो इसलिए जहां छिछला होगा तो वहां बंदरगाह बनाने में आसानी होती है, और जो खड़ा ढाल होता है वहां बंदरगाह बनाने में कठिनाई होती है। वहां बंदरगाह होगा भी तो प्राकृतिक ज्यादा होगा। और कैसे? कि उस खड़े ढाल में अंदर की ओर घुसा हुआ जल होगा कोई। जैसे आप गुजरात में देख लीजिए खंभात की खाड़ी, यानी गल्फ बना हुआ हो, खाड़ी बना हुआ होगा, तो उसमें जहाज घुस जाएगा और तब उसको पोर्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए भारत में अधिकांश जो पोर्ट है वो पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर अधिकांश जो पोर्ट है वो नेचुरल है, यानी गल्फ जो बना हुआ है, खाड़ी जो बना हुआ है उसी में। हम इसलिए समझा रहे हैं कि इस चीज ने पुर्तगाल और स्पेन को बहुत इंपॉर्टेंट भौगोलिक स्थिति प्रदान की। वो कैसा? कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा, सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, रुकिए। इसको कैसे करें? ऐसे कर दें, हो गया, ठीक। तो देखिए ये अमेरिका है, तो अमेरिका का जो ये सब तट है ना, ये खड़ा ढाल वाला है। लेकिन यूरोप का जो ये तट है ये सब का सब छिछला है, इसलिए यूरोप का जितना पोर्ट है वो सब इसी तरफ में है। तो पुर्तगाल और स्पेन को समुद्री यातायात के लिए
प्राकृतिक रूप से साधन भी उपलब्ध था कि उसका तट जो है क्या था, तो छिछला था। यही हमको आपको बताना था। अब बात समझ में आ गई। तो पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों देशों ने भारत पहुंचने के लिए या पहुंचने हेतु नवीन मार्ग की खोज का प्रयत्न किया, कोशिश की कि तुर्की को माइनस करके, यूरोप के देशों के पास भी सामर्थ्य था कि तुर्क लोगों को पराजित कर देता, इसीलिए उसको भूल गया कि हमको भाया तुर्की अब नहीं जाना है, तुर्की से हट कर करके हम भारत कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसमें इन दो देशों ने कोशिश करनी शुरू की। तो उसके लिए जो है वो कुछ इसके पास पॉजिटिव चीज भी थी। पॉजिटिव चीज क्या थी इन देशों के लिए, हम कह देंगे यूरोप के, इसलिए आपको आपके पास सवाल आएगा कि भाई पुर्तगाल और स्पेन ने ही क्यों कोशिश की। तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि यूरोप के अन्य देशों ने क्यों नहीं की। भारत आने के लिए नवीन मार्ग की खोज पुर्तगाल और स्पेन ने ही क्यों किया। तो इसका कुछ जवाब है। पहला तो ये कि अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति, जो छिछला वाला बात बताए, ठीक है, उसका समुद्री तट ही नौ परिवहन के लिए बहुत उपयुक्त था। एक बात समझ में आई आपको। तो अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति पहला हो गया। उसके बाद राजनीतिक शांति, यानी पॉलिटिकली बहुत जो है वो पीस था। यहाँ यूरोप के अन्य देश जो थे वो अशांत थे, उतने पीस में नहीं थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उस समय एस्ट्रोलैब और एक और क्या था, कंपास की जानकारी इनको हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां एक शासक था, हेनरी चतुर्थ, हेनरी फोर, जिसको नौ परिवहन को प्रमोट करने के लिए इसको नेविगेटर भी कहा जाता था। तो ये सब सरकमस्टांसेस थे जिसके वजह से पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा ही भारत के लिए नए मार्ग खोजने का सबसे पहले प्रयास किया गया। बात समझ में आई। अब देखिए बारी बारी से जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया, अभी बताए हम कि भौगोलिक परिस्थिति का छिछला समुद्र, राजनीतिक शांति आप खुद समझ रहे हैं, कोई सुना नहीं। एस्ट्रोलैब और कंपास क्या था। तो एस्ट्रोलैब जो से के जरिया जो है वो लैटिट्यूड का पता चलता था, माने आपका नाव या जहाज पर आप जो सवार हैं तो किस लैटिट्यूड पर है, ये एस्ट्रोलैब बता देता है। तो अभी कैसे होता, समुद्र में पता थोड़ी चलता है कि कौन देश किधर है। बात समझ में आ रही। तो जो कैप्टन रहता है उसके पास ये दोनों यंत्र रहते हैं। उसमें जैसे मान लिया जाए कि अफ्रीका में है, मेडागास्कर में, तो मेडागास्कर में उसका जहाज है और उसमें लिखा हुआ है कि भारत के
जो 20 डिग्री लैटिट्यूड है वहां पर हमको पहुंचना है। तो वो जब खड़ा होगा तो देखेगा कि हम किस लैटिट्यूड पर है भाई, तो हम 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है। तो पहले अपने जहाज को 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लाएगा, उसके बाद कंपास के जरिए वो ये देखेगा कि इस लैटिट्यूड पर जो 20 डिग्री है ये किस तरफ में भारत है। तो लिखा रहेगा कि आपसे पूरब की ओर भारत है, ईस्ट की ओर। तो कंपास में देगा कि ईस्ट किस तरफ बता रहा है, तो अपनी जहाज को उस दिशा में मोड़ देगा। आगे सिर्फ आइसबर्ग वो देखता है, देश को नहीं देखता है कि बड़ा बड़ा बर्फ का पहाड़ तो नहीं आ गया है या कोई लुटेरा का जहाज तो नहीं आ रहा है। वो आगे में ही देखता रहता है, किसी देश को नहीं देखता। जब नजदीक पहुंच जाता है तब भी वो समझ जाता है कि हम चूंकि सेट कर दिए हैं अपने जहाज का रूट, तो एकदम एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचेगा वो। इसी ढंग से हवाई जहाज भी उड़ता है। ऊपर से उसको भारत दिखाई नहीं पड़ता है, जो कैप्टन रहता है वो अपने मशीन में देखता है कि कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हमको नीचे उतरना है, उतना पे सेट कर दिया मशीन अपना। वो वहां पर आएगा तो बताया कि आप अपनी जगह पर पहुंच, तब नीचे देखेगा कि हाँ नीचे लाओ, तब उसको एयरपोर्ट दिखाई पड़ता है, वो यहीं पर उतारना है। इसलिए आप गौर से देखिएगा कि नया जो पायलट होगा उस एयरपोर्ट पे नहीं उतारा है तो 2-3 बार चक्कर लगाता है पहले, ताकि देखता है कि किस रूट पे हमको उतारना है। आज जो प्रोफेशनल पायलट है दिल्ली ला रहा है तो उसको पता है कि वो यहाँ से ऐसे उतर जाना है, तो एग्जैक्ट उसी रूट में आता है। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो सहायक बनी भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए। और सबसे बड़ी बात था कि एक शासक वहां हुआ जो 1393 ईस्वी से लेकर के 1460 ईस्वी तक उसका जीवन काल है, ठीक है। हेनरी चतुर्थ है ये। इसको जो है वो एक सनक सा समा गया था कि हमको ऐसा काम करना है अपने देश में कि जिससे नेविगेशन यानी नौ परिवहन ज्यादा तरक्की करे, हम ही लोग खोज ले भारत को। तो वो क्या किया, वो इसके लिए स्कूल खोला जहां तैराकी का ट्रेनिंग दिया जाता था, अक्षांश का यानी कैंपास और एस्ट्रोलैब की जानकारी दी जाती थी, और समुद्र में जहाज चलाने की जानकारी दी जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने एक ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला का निर्माण कराया। जान रही ऑब्जर्वेटरी ये वेधशाला क्या होता है? नहीं, जहां से दूर स्थित चीजों का अवलोकन किया जाए। जैसे सबसे बड़ा वेधशाला दुनिया में 1804 ईस्वी में हबल ने बनाया था। तो देखा आसमान के ऊपर तो कहा कि भाई हमारे सौर मंडल के अतिरिक्त भी बहुत सारे सौर मंडल, माने दूर स्थित चीजों को देखना। नहीं समझ रहे हैं बात? तो ये जमीन पर जिस जगह पर दूरबीन सेट किया जाता है तो उसी को वेधशाला ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। आप समझ में आ गया बात? जैसे आपके देश में एक बहुत बड़े खगोलक पैदा हुए थे, बोलिए तो उस खगोलक का क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे पता है आपको? हाँ, बिहार के। बिहार में भी कहाँ के? देखिए उनको पता है। तरेगना असल उसका नाम मसौड़ी था, लेकिन तरेगना नाम क्यों पड़ा? कि तारों की गणना वहां से होती थी, इसीलिए उसको तरेगना कहा गया। तो उनका ऑब्जर्वेटरी जो आर्यभट्ट का था वो तरेगना ही में था। और आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये सब लगता है, और नीतीश कुमार को या जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं उनको देखना होता है, तो पटना से वो मशीनवा ला करके वहीं पर वहीं से अच्छा दिखता है। याद है आपको? एक बार लगा था। तो लोकेशन तरेगना कैसा है ना कि वहां से अवलोकन आसमान का बहुत अच्छे ढंग से
हो सकता है। तो ये सभी जानना चाहिए साथ साथ। तो ये 4 कॉज थे जिसके वजह से जो है वो, अब बात समझ में आई। ये सभी परिस्थितियां जब बन गई, ठीक है, तो क्या हुआ साहब, एक पुर्तगाल का नाविक था, एक पुर्तगाली नाविक था। इतना हेनरी नेविगेटर काम किया तो उसका असर यह हुआ कि एक बात और आपको बता देते हैं जो जानना चाहिए। ये सब एस्ट्रोलैब, कंपास, ऑब्जर्वेटरी या स्कूल कॉलेज नेविगेशन के जो खुला, तो सबसे बड़ा एक भ्रम दूर हुआ इससे कि एक पुनर्जागरण का काल चल रहा था। ये रिनेशा का, रिनेशा या पुनर्जागरण का मतलब यह होता है कि विचारों में आमूल चूल परिवर्तन, टोटली चेंजिंग, गलत धारणा को खत्म करके सही धारणा लाने को ही हम लोग पुनर्जागरण या रिनेशा बोलते हैं। क्लियर? तो एक गलत धारणा जो बहुत फैली हुई थी भूगोल के क्षेत्र में अभी तक, कि जमीन चिपटी है, एक जगह से दूसरी जगह आप यात्रा कीजिएगा तो समुद्र में गिर जाइएगा। तो इस गलत धारणा की वजह से कोई नाविक अपने देश के बहुत आगे निकलता ही नहीं था कि अब न गिर जाए, तब न गिर जाए, किनारे किनारे चलता रहता था कि इधर ठीक है सेफ। तो जब कोपरनिकस ने यह साबित किया कि नहीं साहब, पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि पृथ्वी गोल है, और एक जगह से यात्रा करके पूरा गोल घूम करके फिर वहां पहुंचा जा सकता है, तो ये विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन था। वरना पहले पुर्तगाल वाला क्या करता था, थोड़ा सा बढ़ा कांगो तक, कांगो के बाद लौट जाता था, नहीं बाबा एकदम गिरने वाला आ गया, तो नीचे अफ्रीका तक पहुंचता ही नहीं था। तो एक्चुअली में पुनर्जागरण ने भी बहुत पाइवटल रोल अदा किया। बात समझ में आ रही है? और इसको, इस भ्रम को जिस व्यक्ति ने तोड़ा, हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, और वो था पुर्तगाल का नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस। ये इस भ्रम को तोड़कर, पूरी बात बताएगा, सफर बहुत लंबा है, पढ़ी ना दिल से, उब गए क्या? कल पढ़ा है? यस सर, कौन बोला? अभी तो 11:15 हुआ है, बोलिए तो हम कल पढ़ा देंगे। अच्छा, इसको खत्म करने दीजिए, नहीं ये सेक्शन खत्म करने दीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, इस पर होमवर्क कीजिएगा। बार्थोलोम्यू डायस कहां पहुंच गया? उत्तमाशा अंतरिक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये उसकी संरचना के वजह से, अफ्रीका के जो नीचे वाला भाग देखते हैं ना, तो कोई किसी भूभाग का नोकीला पार्ट अगर हो और उसके बाद ऊपर चौड़ा होता जा रहा हो, तो उस नोकीले भाग को केप बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। तो अफ्रीका का नीचे नोकीला भाग है, ये दिखला दे, देखे हुए है ना, ठीक है, और ठीक है, तो खाली केप बोलते हैं, तो गुड होप, उत्तमाशा क्यों बोला? तो उत्तमाशा का संधि विच्छेद कीजिए तो उत्तम जोड़ आशा का इसका संधि विच्छेद, माने अच्छा उम्मीद, यानी वो जगह हम खोज लिए, ये अच्छा उम्मीद हम लोग हमारे लिए हुआ, गुड होप हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक हम डर रहे थे कि यहां तक पहुंचेंगे तो समुद्र में डूब जाएंगे। अब बार्थोलोम्यू डायस जो पहुंचा तो डूबा नहीं,
तो इससे हल्ला हो गया कि अरे ये सब भ्रम है भाई, तुम जो है कहीं भी जाओ कोई डूबेगा नहीं। जो कांगो से लोग लौट रहे थे और आगे तक बढ़ गए, और वहां से खड़ा होकर देखा, ऐसे ऐसे देखा कि तो समुंदर ही समुंदर है, यानी जाया जा सकता है। तो बार्थोलोमियो, ये घटना घटी थी 1486 ईस्वी में। कब? 1486 में। अब इससे उत्साहित होकर करके जो पुर्तगाल का अगला शासक था, ठीक है, उसने भारत का रास्ता, इसको थोड़ा ऊपर उठाए, चलिए जो लिख दिया वो हो गया, आप अपना सुधार लीजिएगा, ठीक है। जो लिख दिया वो लिख दिया, आप सुधार, गलती हम भी करेंगे, लेकिन जो गलती करेंगे आप बोलेगा तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यही है। तो 86 इसलिए तो बहस बहुत हो चुका है, छोड़िए वो सब बात। इसके बाद जो अगला नाम आता है बार्थोलोम्यू डियास के बाद, वो कोल्हम और पेविया का, कोल्हम और पेविया का। अब आप जल्दी कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ बताते हुए चल रहे हैं। तो पुर्तगाल के शासक ने इसको रखा कि भारत के लिए एक सही मार्ग का पता करो, किसको? कोल्हम और पेविया को। तो इसने, दोनों ने शुरू किया। ये भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले मिस्र चला गया, ठीक है, मिस्र समझ रहे हैं, दिखाया, जो रेड सी के बगल में था, और वहां से कुदक करके रेड सी में चला गया, वहां से तैर वैर के अरब सागर में चला आया, और कैसे थक हार के मलाबार तक पहुंचा, सब देख लिया। और फिर लौटा ना, तो ऐसे नहीं लौटा, क्योंकि वो देख रहा था कि यहाँ बहुत धुंध रहता है, तो ये ठीक जगह नहीं है, तो लौट गया मेडागास्कर, यानी ठीक सामने मेडागास्कर देख रहे हैं, मलाबार तट के ठीक सामने, अफ्रीका में के तट पर एक देश है अभी वर्तमान समय में, और वहां से फिर मिस्र होके फिर पुर्तगाल पहुंचा। तो कोल्हम और पेविया भारत पहुंच गया था वास्को डी गामा से पहले, लेकिन उसने एक छोटा और स्पष्ट मार्ग खोजने में असफल रहा। अब बात समझ में आ गई? तो ये जो कोल्हम और पेविया का नाम है, ये बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन आप अपना नोट्स बनाइए तो इसको जरूर उसमें इंडोर्स कीजिए कि छोटा और सीधा मार्ग नहीं खोजा इसने, खोजा भारत को, लेकिन वो मार्ग छोटा नहीं था और सीधा नहीं था। क्लियर? अब देखिए फिर दूसरा नाम आता है, बस ज्यादा नहीं, 3 नाम बताएंगे, और दूसरा नाम जो है वो कोलंबस का है। ये स्पेन का था। कोलंबस कहां का था? ये स्पेन का था। ये भी भारत के लिए निकला। कब निकला? तो 1474 ईस्वी में। कब निकला? 1474 में। अब ये जब निकला तो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, ठीक जहां तक बार्थोलोम्यू डायस पहुंचा था, लेकिन ये इसको जाना चाहिए था बाएं और चला गया दाएं। तो दाया चला गया तो ये पहुंच गया एक नया देश, और इसी को उसने भारत नाम दे दिया, जबकि ये भारत नहीं था। ये भारत नहीं है, ये बताया एक इटली का व्यापार, एक इटली का आदमी था, माने नाविक था, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची। ये कहां का था साहब? इटली का। बोलते चलिए इटली का। इसने कब? तो 499 में कहा कि ये जो नया देश है
वो भारत नहीं है, बल्कि ये एक नया देश है। तो चूंकि इस बात का उद्भेदन अमेरिगो वेस्पुची ने किया, इसीलिए उसके सम्मानार्थ खोजे गए नए भूमि का नाम अमेरिका पड़ गया। यहां लोग थे, ऐसी बात नहीं थे, लाल लाल दिखाई पड़ते थे, तो इसीलिए कोलंबस ने इसे रेड इंडियन कह दिया। तो आज भी रेड इंडियन वहां के मूल निवासी है, बाकी सब बाहर की है। अब देखिए अगला जो नाम आएगा वो आएगा वास्को डी गामा। इसी के लिए तलाश में थे ना आप लोग। ये 1498 में 1489 में चला, और ये भी उत्माशा अंतरिक्ष, थोड़ा सा बात बता दे कि ये भी कोलंबस के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा ही सुधरा ये कि उत्माशा अंतरिक्ष में पहुंच करके थोड़ा आराम करने लगा। ये 2-3 महीना पड़ा रहा कि डर, हाँ तब और क्या, तो डर लग रहा था इसको कि कहीं कोलंबस वाला हालत ना हमको मेरा हो जाए। तो बगल में मेडागास्कर था, वहीं इब्राहिम नाम का एक मल्लाह था, उससे उसकी भेंट हो गई। किसको? वास्को डी गामा को। और वो भारत बराबर आता जाता रहता था। उसके लिए बहुत टफ काम नहीं था। इससे बात हुई तो उसने बोला चलो हम पहुंचा देते हैं। तो इब्राहिम नाविक के निर्देशन में वास्को डी गामा मालाबार तट पहुंचा, कालीकट पहुंचा, ठीक है। और इस ढंग से 14, तो वहां से चला था वो 3 जहाज लेकर चला था। कितना? 3 जहाज, जिसमें 2 जहाज उसका डूब गया और एक ही जहाज बचा था, और उस जहाज का नाम था सान मारिया। और उस जहाज पे वो इतना सामान लेके गया कि 2 जहाज बर्बाद होने का खर्च, 1 साल यात्रा का खर्च, उतने सारे आदमियों के खाने पीने का खर्च, सब खर्च निकालने के बाद भी उसके कुल यात्रा व्यय का 60 गुना उसको लाभ हुआ था, 1-2 गुना नहीं। और ये जो घटना थी, ये यूरोप में व्यापारिक क्रांति के लिए मूल बिंदु साबित हुआ। तो हम समझते हैं कि जो हमने हेडिंग बनाया था, यानी व्यापारिक परिवेश या कारण, वो हम पूरी तरीके से आपको समझाने में सफल रहे हैं। इसके बाकी खंड को, जिसमें विभिन्न देश कैसे कैसे भारत में आते हैं, वो रह गया आपको। तो अगले दिन यानी कल हम लोग जब मिलेंगे तो उसको कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।